हेलो ऑनलाइन। वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। आई एम अंजलि गर्ग। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी सीरीज। लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डीपली स्टडी किया था। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ल्ड है, इन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अब ये अपलोडेड क्वेश्चंस जो है, या जिन्होंने टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप यू आर रेडी टू डू दिस चैप्टर। तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर अगर हम ध्यान से कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे तो। अब इन कंसेप्ट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि किस तरह से हमारे जो हायरार्की हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाई थी, उस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया। तो हमें क्या बोला जाता है कि डाउन द सिविलाइजेशन। डाउन द सिविलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब से ह्यूमंस का रहना स्टार्ट हुआ या जब से ह्यूमंस को नॉलेज आई अबाउट द सराउंडिंग, तो जैसे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वहीं से हमारी जो क्लासिफिकेशन की थ्योरीज है वो स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थ्योरीज आई थी, आप बोल सकते हो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो क्लासिफिकेशन जो था वो क्या था, नॉन साइंटिफिक बेसिस था। अगर हम बात करें वो कैसा था, नॉन साइंटिफिक बेसिस। अब जो ये नॉन साइंटिफिक बेसिस जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन साइंटिफिक बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, यूजेस के बेसिस पर हमारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। यूजेस का बेसिस क्या था, ऑन बेसिस ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ठीक है भाई, कर लो क्लासिफाई। पर यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर तो कोई साइंटिफिक टर्म यूज ही नहीं की गई। सो देयर इज अ फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया, और उन साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी बायोलॉजी की सबसे फर्स्ट बुक लिखी थी, एंड दैट बुक रिलेटेड टू द एनिमल्स। दैट बुक नेम इज अवर हिस्टोरिया एनिमेलियम। पहली बुक इन्होंने लिखी थी, दैट नेम इज हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो ये जो बुक है इन्होंने इसके अंदर एनिमल्स के बारे में लिखा था ऑल्सो, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, या इनकी एग्जेप्शनल डिस्कवरीज के कारण हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। प्लस इनको इस बुक लिखने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। सिमिलरली इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रेटस, तो थियोफ्रेटस जो थे उन्होंने भी बहुत एग्जाम्पलर टेक्सोनॉमी हमें प्रोवाइड की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। तो ही इज अ फादर ऑफ बॉटनी। तब हम अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो एरिस्टोटल ने नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हमें क्या प्रोवाइड की थी, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी। या हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स को उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया था, इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो प्लांट्स को उन्होंने इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऑल्सो एनिमल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड इज हैविंग, या बोल सकते हो ब्लड हैविंग आरबीसी और ब्लड डजंट हैविंग द आरबीसी। तो एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया कि ऐसे जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है उनका क्या नाम दिया उन्होंने, एनेमा। जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है उनको क्या नाम दिया, इनएनेमा। तो आरबीसी एब्सेंट होने की मतलब क्या था कि उनका जो ब्लड है वो ब्लड रेड कलर का नहीं है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के अंदर रेड कलर का ब्लड नहीं होता, इट मींस दे डजंट हैविंग द आरबीसी। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने क्या किया, डिवीजन किया। और लिखा जाता है इनका जो डिवीजन था, उनका जो बेस था, अगर हम बात करें कि इनके डिवीजन का बेस क्या था, तो बेस ऑफ हिज डिवीजन इज मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। अब मैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का मतलब होता है आउटर अपीयरेंसेस के जो करेक्टर्स होते हैं उन बेसिस पर इन्होंने डिवीजन किया। यहीं पर हम थियोफ्रेटस के बारे में पढ़ रहे थे। तो थियोफ्रेटस ने प्लांट्स किंगडम को, अगर हम थियोफ्रेटस की बात करें तो थियोफ्रेटस ने प्लांट ही किंगडम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अगर हम बात करें तो 4 ग्रुप में और क्या ऐड हो गया था, हर्ब, हर्ब्स के साथ उन्होंने क्या किया था, श्रब्स को और किस किस ग्रुप में डिवाइड किया था, आप वैसे बोल सकते हो कि ही पुट अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर उन्होंने ऐसे प्लांट्स का अलग ग्रुप बनाया जिनका जो बेस था वो तो वुडी था,
पर जिनकी अपेक्स जो थी वो क्या थी, हर्बेशियस प्लांट की तरह, या बोल सकते हो नॉन वुडी अपेक्स प्रेजेंट थी। थर्ड ग्रुप उन्होंने इसके अंदर बनाया हर्ब अंडर श्रब्स के बाद श्रब्स जो लाइटली वुडेड होते हैं। एंड फोर्थ ग्रुप इन्होंने बनाया फुली वुडेड प्लांट्स का। तो ये जो डिवीजन या ये जो क्लासिफिकेशन मेथड था, ये क्लासिफिकेशन मेथड ही हमारा किसका था, एरिस्टोटल का था। अब ये क्लासिफिकेशन मेथड में बहुत सारी कमियां हैं भाई। एक जनरली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर तो हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहीं पर हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए, that gives a two kingdom classification and name is लेनस। तो वहां पर लेनस आए, लेनस ने क्या दिया, हमें टू किंगडम सिस्टम दिया। अब ये जो टू किंगडम सिस्टम था, इस टू किंगडम सिस्टम में इन्होंने ब्रॉडली दो ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप क्या था, द फर्स्ट ग्रुप इज प्लांटेड, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया। सेकंड ग्रुप इज एनिमेलिया। सो दिस इज अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके अकॉर्डिंगली, जैसे हम किसी का भी बेस समझते हैं कि किस बेस पर इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेकंड क्या बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, कितनी तेजी से ये किसी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट जो है स्टिमुलस से बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। और जो एनिमल है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और क्या था, लाइनस के बेसिस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, सेल वॉल हो गया, स्टिमुलस हो गया। और इन्होंने क्या देखा कि कौन फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर इन्होंने किया कि कौन फोटोसिंथेसिस करता है और कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सिमिलरली आप बोल सकते हो ऑन बेसिस ऑफ लोकोमोशन भी इन्होंने देखा कि कौन सिडेंट्री है, सिडेंट्री का मतलब जो मूव नहीं करते और जो मूव करते। पर इन चारों पॉइंट्स में से सबसे मेजर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए जो चूज किया था वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू द सेल। अब देखते हैं इन्होंने प्लांट किंगडम में क्या रखा, एनिमल किंगडम में क्या रखा। इतना तो समझ में आ गया कि लाइनस ने दो किंगडम बनाए थे। पहले किंगडम को हम क्या बोलते हैं, प्लांटे किंगडम, और दूसरे किंगडम को हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया किंगडम। और इन चार फीचर्स के बेसिस पर उन्होंने डिवीजन किया, और डिवीजन में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले था वो किसका था, सेल वॉल का था। अब प्लांटे किंगडम में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया वो हमें पढ़ना है। तो प्लांटे किंगडम में इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया, जिसके अंदर प्लांट्स तो आते ही हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इसको अगर हम ओपन करके देखें इस ग्रुप को, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये सारे ग्रुप्स उन्होंने क्या किए, इंक्लूड किए। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जब ग्रुप इन्होंने इंक्लूड किया, इस इंक्लूडिंग के बाद प्लस यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, प्लस यहाँ पर उन्होंने फंजाई सारी इंक्लूड की, प्लस यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियाज को भी क्या किया, इंक्लूड किया। और इनके साथ उन्होंने सेल वॉल कंटेनिंग प्रोटिस्ट को भी इंक्लूड किया, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, डाई एटम्स। डाई एटम्स को हम और क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। एंड प्लस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, there is a one more that is called dinoflagellates. Both are the cell wall containing protist. ऐसे एनिमल्स के अंदर उन्होंने किनको रखा, उन्होंने ऐसे प्रोटिस्ट को रखा जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी, एंड ऑल्सो बट दे पुट ऑल द एनिमल ग्रुप। तो इट मीन्स प्लांटी किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, और एनिमल किंगडम में कौन थे, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी। चलो भाई, बना दिया इन्होंने इस तरह का किंगडम। अब ये जो किंगडम बनाया है, आपको देखने से लग रहा है बहुत गड़बड़ है इसके अंदर। क्या गड़बड़ है कि पहली गड़बड़ क्या हो गई भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ये हमारा बैक्टीरिया का ग्रुप है, ये बैक्टीरिया का ग्रुप तो हमारा प्रोकैरियोट्स है, और जबकि प्लांट्स हो गए, फंगी हो गई, ये तो हमारे यूकैरियोट्स है। तो फर्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो प्रोकैरियोट्स है, उन प्रोकैरियोट्स को उन्होंने किसके साथ प्लेस कर दिया, यूकैरियोट्स के साथ प्लेस कर दिया। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे कौन आते हैं, दैट कम्स द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इज प्लेस्ड विद मैनी यूकैरियोट्स, बहुत सारे यूकैरियोट्स के साथ प्लेस करते हैं। यहीं पर एनसीईआरटी एक एग्जांपल से हमें समझाती है, लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गे। जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज यूनिसेलुलर
and placed with the eukaryotic organisms. वहीं पर सेकेंड डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर, जबकि फंजाई हो गई, प्लांट्स हो गए, एंड ऑल्सो दी स्ट्रक्चर्स आर यूनिसेलुलर। तो इट मीन्स यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स को क्या रखा गया है, साथ में रखा गया। तो सेकंड ड्रॉबैक उन्होंने क्या देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पुट विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, चलो यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। अरे ये आपने क्यों किया? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर, वेट अ मिनट। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में? तो यूनिसेलुलर में हमारा क्या आता है, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ बैक्टीरिया का एग्जांपल नहीं दिया, उन्होंने बोला कि जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर मैं आपको बोलूं क्लेमाइडोमोनास इज अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट, अगर मैं बहुत सिंपली आपको समझाऊं, यूनिसेलुलर प्लांट है मतलब एक प्लांट की सेल है जो यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है और सारे पिगमेंट्स कंटेन करती है जो एक हायर प्लांट के पास होते हैं। तो एक यूनिसेलुलर क्लाइडोमोनास को एक मल्टी सेलुलर प्लांट के साथ ही प्लेस कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा। तो व्हाट इज स्पाइरोगायरा? ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर प्लांट है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस प्लांट है। तो इसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। चलो भाई, ये तो गड़बड़ कर दी, बिकॉज दोनों के दोनों एक साथ कौन से ग्रुप में प्रेजेंट थे, याद रखना, प्लांटे, जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, उसके इस एल्गे ग्रुप में ये दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या थे, प्रेजेंट थे, जो हमें एक कंप्लीट डिमार्केशन शो करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस किया हुआ। थर्ड यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि चलो ठीक है, ऑल्सो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप भी साथ में। अब फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप कौन सा है? अगर हम बात करें, ऑल आर दीज फोटोसिंथेटिक बट फंजाई इज अवर नॉन फोटोसिंथेटिक। तो थर्ड यहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि द फोटोसिंथेटिक ग्रुप इज प्लेस किया गया है नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप के साथ। ठीक है भाई, ये प्लेस कर दिया। अब एग्जांपल्स आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स में क्या आती है हमारी, ब्लू ग्रीन एल्गे, सम ऑफ द बैक्टीरियाज एंड आल्सो ऑल द प्लांट्स। एंड जो यहाँ पर अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पर जो हमने डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स लिखे हैं, ये सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक ग्रुप है या और भी फोटोसिंथेटिक ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। और नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप क्या है हमारा, फंगी एंड फंगी, बिल्कुल। तो ये जो है हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, ये भी इसके अंदर क्या किया है, प्रेजेंट किया है। अच्छा मैम, तीन कमियां तो हो गई, क्या और भी कोई कमी है? बिल्कुल है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेल वॉल के नेचर, तो सेल वॉल का नेचर जब हम देखते हैं तो जो सेल वॉल का नेचर है, ये सेल वॉल का नेचर भी अलग है। अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी हुई है वो, काइटिन की बनी हुई है। सिमिलरली अगर हम सेल वॉल की बात करें फंगी के अलावा, आप बोलोगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है प्रोटीन्स प्लस पॉलीसेक्राइड्स की, प्रोटीन प्लस पॉलीसेक्राइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको अगर जिन्होंने पढ़ चुके हैं 11th उनको याद भी हो, पेप्टिडोग्लाइकेन हम वर्ड पढ़ते थे, पेप्टिडोग्लाइकेन की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसमें पेप्टिडो वर्ड है प्रोटीन एंड ग्लाइकन वर्ड है हमारा पॉलीसेक्राइड। ऐसे अगर हम प्लांट्स की देखें तो सबको पता है प्लांट्स की हमारी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। इतना डिफरेंट सेल वॉल में और सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में उन्होंने रखा हुआ। तो ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, आपको पता है कि इट इज कैरी आउट अराउंड 200 ईयर्स तक ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा, कैरी रहा। तो वहीं पर फिर इसको सॉल्व करने के लिए थ्री किंगडम सिस्टम आया। थ्री किंगडम सिस्टम में उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है कि तुम्हारे इस किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हम एक अलग किंगडम बना देते हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर देंगे। तो प्लांटे किंगडम ऐसे कैसे रहा, एनिमेलिया किंगडम ऐसे कैसे रहा, और प्लांटे किंगडम में से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको उनका किंगडम क्या बना दिया गया, अलग बना दिया गया, जिनको हमने क्या बोला, प्रोटिस्ट। अब जो ये प्रोटिस्ट ग्रुप थे, दैट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकर।
अर्नेस्ट हेकल ने ही क्या की क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की, जिसके अंदर प्रोटिस्टा हमारा क्या बना, एक नया ग्रुप बनाया गया। प्रोटिस्टा इज अ नया ग्रुप। ओके, अब इस प्रोटिस्टा में क्या प्रेजेंट थे, जितने भी मोनेरा थे। ओके, रख दो मोनेरास को। साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फंगी भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ये कंप्लीटली यूनिसेलुलर ग्रुप हमारा नहीं है। तो प्रोटिस्टा में और क्या थे, प्रोटिस्ट थे, प्रोटोजोन्स थे। आप बोल सकते हो कि ये भी ऑर्गेनिजम्स इसके इस ग्रुप के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। अब इस ग्रुप में दिक्कत ही दिक्कत है, बिल्कुल है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, प्लांट को अलग कर दिया गया, एनिमल को अलग कर दिया गया, पर यहाँ पर जब प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया गया तो यहाँ पर हम कुछ प्रोटिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटिस्ट है, अगर या हम इसको सीरीज में लेकर चलते हैं कि ये ग्रुप किसके बेसिस पर बनाया गया, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दो। अब यूनिसेलुलर की बात आई तो ऊपर हमने एक प्लांट के बारे में पढ़ा था, क्लेमाइडोमोनास, जो क्या है, यूनिसेलुलर प्लांट है। प्लस ऐसा एक यूनिसेलुलर प्लांट है क्लोरेला। क्लोरेला, अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिनके फीचर्स एक हायर प्लांट्स के जैसे मिलते हैं, ये हायर प्लांट्स के जैसे फीचर्स मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को किसके साथ प्लेस कर दिया गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक मोड या होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिनके अंदर आते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम। अब जो ये अमीबा एंड पैरामीशियम है, इनके पास तो सेल वॉल भी नहीं है, जबकि प्लांट्स के पास तो सेल वॉल होती है। दे हैविंग द एनिमल लाइक करेक्टर्स, एनिमल के जो करेक्टर्स होते हैं वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और देखो इस किंगडम के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, ये सारे के सारे क्या हो गए, ग्रुप्ड हो गए। वहीं पर हमें पता चला, सेकेंड हमें क्या पता चला यहाँ पर, ईस्ट। ईस्ट इज ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, पर इन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी फंजाई को इसी ग्रुप में रख दिया। क्या और कोई इन्होंने डिफरेंस देखा, बिल्कुल। सो देर इज अ डिफरेंस जिसके अंदर इन्होंने सो देर इज अ डिफरेंस जिसके अंदर अभी भी इन्होंने दो डिफरेंट करेक्टर्स को साथ में रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं हुए हैं। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारा फोटोसिंथेटिक कुछ ऑर्गेनिजम्स है, वो अभी भी नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो डिवीजन हुआ, ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, इन्होंने सारी समस्या तो हमारी दूर नहीं की। तो वहीं पर फिर फोर किंगडम सिस्टम आया। फोर किंगडम सिस्टम में उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, चार किंगडम्स बना दिए गए। चार किंगडम्स में उन्होंने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं कि तुम्हारा जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है भाई, कर दो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप अलग। तो प्लांटे किंगडम ऐसे का ऐसे रहा, एनिमेलिया किंगडम ऐसे का ऐसे रहा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो ऐसे का ऐसे रहा। जो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट थे, उनका उन्होंने क्या बना दिया, एक अलग किंगडम बना दिया। इट कंटेन्स, क्या कंटेन है इनके पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है और जो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है और क्या है, यूनिसेलुलर, उनको इस किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया। अब जो प्लांट एनिमिलिया प्रोटिस्टा मोनेरा है, जो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, तो फोर किंगडम बना दिया गया। किसने बनाया, कोपलैंड ने। जब ये कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, वेट अ मिनट, तो जब इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में तो अभी भी फंगी प्रेजेंट है। दैट इज अ डिफरेंट ग्रुप, जो क्योंकि सेल वॉल भी अलग है और नेचर भी अलग है, क्योंकि फंगी इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसका हाईएस्ट जो ऑर्गेनिजम्स रहता है वो मल्टी सेलुलर ग्रुप है, इंस्टेड ऑफ सम यूनिसेलुलर स्पीशीज जो यीस्ट की आती है। तो वहीं पर हमारा फिर देयर इज अ साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर आए और आर.एच. विटेकर ने हमें क्या प्रोवाइड की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की। अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या करेक्टर्स उन्होंने चूज किया, वो हम पढ़ेंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या करेक्टर्स चूज किए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहीं से अगर हम बात करें कि फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम आ गए, अगर हम यहाँ पर बोले कि मोनेरा जो है, प्लांटे है, एनिमेलिया है, सीरा, प्रोटिस्टा है, सीरा, एंड
प्रोटिस्टा में से उन्होंने कौन सा किंगडम न्यू डेवलप किया, दैट इज अ फंगी किंगडम। तो ये याद रखना कि जब आर.एच. विटेकर आए थे उन्होंने फंगी किंगडम को सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आप इस चीज पर ध्यान दो कि जो ऑर्गेनिजम्स का सेपरेशन, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर जो यूनिसेलुलर डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ कंबाइन हो गए थे, यही ग्रुप्स सेपरेट थे किस किंगडम के बेसिस पर, लाइनस टू किंगडम बेसिस पर। देखो कैसे सेपरेट थे, ध्यान से सुनो। क्लेमाइडोमोनास है एंड क्लोरेला है, दीज आर द प्लांट्स प्लेस्ड इन अ एल्गे ग्रुप, एल्गे ग्रुप में प्लेस थे। जबकि अमीबा और पैरामीशियम एनिमल लाइक करेक्टर्स, उनको हमने कहाँ प्लेस कर रखा था, एनिमेलिया डिफरेंट किंगडम में प्लेस कर रखा था। पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से ये दोनों क्या आ गए, एक ही ग्रुप में आ गए। तो यही ग्रुप क्या रहा, आर.एच. विटेकर तक मेंटेन। तो अगर हम बात करें कि क्लेमाइडोमोनास क्या कभी दोबारा एल्गी किंगडम पर पहुंच पाया, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर नहीं। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आर बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम ऑफ आर.एच. विटेकर, या आप याद रखना अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्राइटेरियाज क्या थे अगर हम बात करें, या कि ऑन व्हाट बेसिस इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स चूज की गई थी, दैट इज अबाउट द सेलुलर नेचर, या बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल थी। तो हम क्या बोलते हैं कि सेल स्ट्रक्चर क्या थी, सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखते हैं कि भाई ये हमारी प्रोकैरियोटिक थी या फिर यूकैरियोटिक थी। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रखा गया कि भाई इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद क्या चूज किया गया, दैट चूजेस द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद क्या चूज किया गया, दैट चूजेस द फाइलोजेनेटिक स्टडीज। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जहां पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो भी इन्होंने क्या किया, कंसिडर किया। अब जो ये बेसिस इन्होंने रखा, फाइव डिफरेंट बेसिस इन्होंने जो रखे, अब इन बेसिस के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि इस डिफरेंट डिफरेंट के को कंसिडर करके उन्होंने क्या किया है, हमें ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया। अब यही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए आर.एच. विटेकर को थोड़े अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंसेप्ट को समझना। आर.एच. विटेकर ने इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाया बाय द बैलून स्कीम थ्योरी, या बोल सकते हो थ्रू बैलून स्कीम। अब मैम ये बैलून स्कीम क्या है, बैलून स्कीम के थ्रू आर.एच. विटेकर ने हमें समझाया कि किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया, और इसी क्लासिफिकेशन से भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस बैलून स्कीम को हम समझते हैं क्या होती है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या देखा गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे जो दो किंगडम बनाए ऑन बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर.एच. विटेकर ने, एक तो मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। और इस किंगडम को अगर हम एक लाइन से सेपरेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स प्रेजेंट। चलो भाई यहाँ से हमें एक तो सेपरेशन मिला। सेकेंड उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर उन्होंने किस तरह से सेपरेट किया फर्दर ग्रुप्स को, उन्होंने देखा कि नाउ दे बी हैविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स द प्लांट। ओके, प्लांटे किंगडम आता है उसके अंदर। प्लांटे किंगडम के बाद दैट कम्स द फंगी किंगडम। क्या मैम ये अकॉर्डिंग टू इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के साथ हम लिख रहे हैं, नहीं। अभी हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि जिसके बेसिस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर इनको अरेंज किया। मतलब प्रोटिस्टा से ये क्या ऑर्गेनिज्म होते, कॉम्प्लेक्स होते। अच्छा कैसे कॉम्प्लेक्स है मैम, ये भी तो यूकैरियोट्स है। यस, these all are eukaryotes, पर ये कैसे यूकैरियोट्स है, these are the multicellular eukaryotes। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत सिमिलर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड यूज किया कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हमारे जो बनते हैं वो कौन से होते हैं? प्लांट, एनिमल और फंगी। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन अ केस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे रोल प्ले करता है, तो इसको हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर हम मोनेरा की बात करें, तो अगर हम मोनेरा को डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोनेरा हैविंग द डाइवर्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, कि यहाँ पर हमें ऐसे बैक्टीरिया भी मिलेंगे जो फोटोसिंथेटिक है, पर वन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर हम केमिकल्स का यूज करके क्या बना रहे हैं? फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक मोड है, इट इज ओनली फाउंड इन अ बैक्टीरियल ग्रुप। ना ही वो प्रोटिस्टा में मिलता है, ना ही प्लांट, फंजाई और एनिमिलिया। तो यही फीचर यहाँ पर इसको क्या बनाता है? यूनिक बनाता है। अब जो मोनेरा है, ये मोनेरा क्या करता है? ठीक है भाई, ये फोटोसिंथेटिक है, तो क्या हमारे प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक है? क्या हमारे प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक है? बिल्कुल, प्रोटिस्ट में भी हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो फोटोसिंथेटिक है। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कि मोनेरा से फोटोसिंथेटिक नेचर स्टार्ट हुआ और वो कहाँ कंटिन्यू हो रहा है? टुवर्ड्स द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम पढ़े कि ठीक है, मोनेरा के पास एक यूनिक फीचर है कीमोसिंथेटिक, जहां पर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके एनर्जी बनाता है और उसी से अपना फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसी कॉम्प्लेक्सिटी में फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब, जैसे मान लो ब्रेड पर फंगी लग गई है, तो वो क्या पूरे ब्रेड को खाएगी? नहीं, वो ब्रेड पर अपने केमिकल स्प्रेड करेगी और उसको बाहर डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, तो ये जो एब्जॉर्प्शन का मोड है, क्या ये मोनेरा चूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मोनेरा भी हमारा सेप्रोट्रोफिक ग्रुप में आता है। सेप्रोट्रोफिक ग्रुप का मतलब होता है जहां पर गले सड़े खाने के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। और ये बहुत हाई हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या है? इसी ग्रुप के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो क्या प्रोटिस्ट में भी ऐसे आते हैं सेप्रोट्रॉफिक? यस, प्रोटिस्ट के अंदर भी एक ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ पर इसको मेंशन करें कि मोनेरा भी इस ग्रुप को फॉलो कर रहा है और हमारा फंगी भी क्या कर रहा है? इसी मोड को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एनिमेलिया। व्हाट इज एनिमेलिया? एनिमेलिया का अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो यहाँ पर क्या होता है? इंजेशन होता है, कि पूरा का पूरा खाना इनगल्फ कर लिया जाता है। तो ये जो इंजेशन है, ये इंजेशन जो है, ये इंजेशन एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताता है, या बोल सकते हो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो बताता है। तो उस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक को हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा फूड हमने इंगल्फ कर लिया। साथ में अगर हम एनसीईआरटी में देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ सम टू शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, जहां पर गले सड़े खाने पर फीड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर हम इसको और रिफाइन करें कि एब्जॉर्प्शन वाले को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स। ये हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स भी हमारे क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ्स बोलते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। पर ये जो हेट्रोट्रोफ्स न्यूट्रिशन है, क्या मोनेरा चूज करता है इसको? क्या मोनेरा हेट्रोट्रोफ्स सारा का सारा खाना? कोई बैक्टीरिया आपने सुना है कि पूरा खाना इनगल्फ कर लिया? नहीं। पर प्रोटिस्टा में अगर मैं कहूँ, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है। अब तो आपने सुना है, हाँ, प्रोटिस्टा हमारे क्या शो करते हैं? इंजेशन शो करते हैं, मतलब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या करते हैं? शो करते हैं। इट मीन्स जो इंजेशन वाला जो एनिमल्स या होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे कौन से ग्रुप से स्टार्ट हुआ है? दैट ग्रुप इज श्योरली द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमें बहुत अच्छी तरह की क्लैरिटी देता है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए या किस तरह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। अच्छा, तो ये हमारा थर्ड मोड ऑफ सेपरेशन था। उसके अलावा क्या है? अगर हम बात करें, उसके अलावा भी हमारा जो मोड है, जैसे फाइलोजेनेटिक स्टडीज, फाइलोजेनेटिक स्टडीज को भी कंसिडर किया गया। ऑल्सो हमारा जो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर भी क्या किया गया? कंसिडर किया गया मोड ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो जो मोनेरास हैं, याद रखना, मोनेरास आर द दोज दैट परफॉर्म द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है दैट विल प्रोड्यूस अ बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं।
अब बात आती है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे जो ऑटोट्रोफ्स या फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। याद रखना, दोज आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? जो फोटोसिंथेटिक करके अपना खाना बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोट्रोफिक। इसको हम क्या बोलते हैं? ओस्मोट्रोफिक। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन करने वालों को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने ये, आई थिंक आपको बैलून स्कीम ये समझ में आ गई है। अब ये बैलून स्कीम क्यों बोला गया कि पहला बैलून किसका बन रहा है? मोनेरा का, दूसरा प्रोटिस्टा का, तीसरा प्लांटे फंगाई एंड एनिमेलिया का ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर कितने यूनिसेलुलर किंगडम, अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर किंगडम की अगर हम बात करें तो कितने यूनिसेलुलर किंगडम है यहाँ पर? यूनिसेलुलर जो किंगडम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दैट इज 2। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर किंगडम है यहाँ पर दो, कौन कौन से? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किंगडम कौन सा है यहाँ पर? जल्दी से सोचो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम कौन सा है? ऐसे कितने यहाँ पर किंगडम्स है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स फॉर्म में फूड बनाते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में क्या है? फूड बनाते हैं। ऐसे कितने यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? किंगडम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप मुझे बताओगे कि कितना, कौन सा करेक्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो सबसे लीस्ट रोल प्ले करता है इन द किंगडम ऑफ, या आप बोल सकते हो आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन में कौन सा सबसे लोवेस्ट रोल प्ले करता है? नेक्स्ट उसके बाद है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैरायटीज कौन फॉलो कर रहा है? मैक्सिमम न्यूट्रिशन फॉर्म्स कौन यूज कर रहा है, ये भी हमें जानना है। तो हम इसको देखते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में मुझे सिर्फ मोनेरा दिख रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? सो इट कंटेन्स कौन सा ग्रुप आएगा यहाँ पर? मोनेरा, ओनली मोनेरा शो हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद मुझे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में कौन सा दिख रहा है? प्रोटिस्टा। तो हियर कम्स द प्रोटिस्टा, इसका क्या एग्जांपल आ जाएगा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, बिल्कुल अभी बताया था कि ओनली एक ही किंगडम है मोनेरा जहां पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स प्रेजेंट। नेक्स्ट के बाद मैंने बार बार बोला है सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है न्यूट्रिशन के करेक्टर ने, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कंडक्ट हो सकता है। लिस्ट रोल में याद करना, जो रिप्रोडक्शन का करेक्टर है उसने बहुत लिस्ट रोल प्ले किया है, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर दो ही फॉर्म आई। अब इस दो फॉर्म में हम किस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं, याद रखना, दैट इज अ प्रोटिस्टा किंगडम, जिन्होंने मैक्सिमम न्यूट्रिशन फॉलो किया है। देखो, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ये आपका एब्जॉर्प्शन वाला भी कर रहा है, ये आपका इंजेक्शन वाला भी कर रहा है। इंजेक्शन वाला किसने नहीं किया? मोनेरा ने नहीं किया। तो इसलिए सबसे जो मेजर न्यूट्रिटिव ग्रुप जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है वो प्रोटिस्टा होता है। आपने 10th क्लास में एक और वे ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, दैट इज अ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कौन फॉलो करते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अगर लाइट ना हो तो ये अपना मोड क्या कर लेते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड कर लेते हैं, मेजरली पैरासिटिक मोड परफॉर्म कर लेते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या बहुत हाई ग्रुप है। पर प्रोटिस्टा अगर एग्जाम्पल में ना हो तो आपको याद रखना है कि अगर प्रोटिस्टा एग्जाम्पल में ना हो तो जो सेकेंड ग्रुप रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? दैट इज मोनर। सेकेंड ग्रुप हमारा जो यहाँ पर आया दैट इज मोनेरा। अब जो मोनेरा ग्रुप है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले हुआ है आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन। पर यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि क्या हमारे आरएच विटेकर, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, आपको देखने से क्या लग रहा है कि आरएच विटेकर हमारे क्या टेक्सोनोमिस्ट थे? मतलब जो क्लासिफाई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो टेक्सोनोमिस्ट होंगे? नहीं बेटा, ही इज अ इकोलॉजिस्ट। वो बहुत अच्छे इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक इकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया था। अब इकोलॉजिस्ट थे तो हम इनका इकोलॉजिकल रोल भी आप देख सकते हैं।
इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो यहाँ पर ऑटोट्रोफ से उन्हें क्या प्रोवाइड हुआ, एक प्रोड्यूसर्स लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला। एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर उन्हें यहाँ पर क्या पता चला कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड देयर इन्वायरमेंट। अब आउटसाइड के अंदर एक ही वर्ड आता है डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजिशन करते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स के बाद जब उन्होंने इंजेक्शन पढ़ा तो यहाँ से उन्हें आइडिया है कंज्यूमर्स का। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्या की, यहाँ पर स्टडी करी। तो याद रखना R.H. विटेकर इज इकोलॉजिस्ट, ही इज नॉट अ टेक्सोनोमिस्ट। अब उसके बाद आती है यहाँ पर कि इतना आपने ये पढ़ा है एंड वी विल रीड दिस कंप्लीट पोर्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी जहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो जो R.H. विटेकर ने डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज किए थे, उस क्राइटेरियाज के अंदर हम बाय टेबल थ्रू देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को कैसे उन्होंने डिफाइन किया था। तो यहाँ देखो हमने इसी से स्टार्ट किया था कि विद द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर आर द मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर सबसे जो क्राइटेरिया था साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड। जो साइंटिफिक नहीं था, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, यही हमने पढ़ा कि पहला क्राइटेरिया साइंटिफिक नहीं था, सिर्फ यूज के बेसिस पर था, जिसके अंदर हमने पढ़ा फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। नेक्स्ट उसके बाद एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया मोस्ट साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन देने का। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स यूज किए, कोई ऐसा कोई एडवांस करेक्टर यूज नहीं किया। और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में उन्होंने प्लांट्स को किस में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को उस फॉर्म में डिवाइड कर दिया जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। वहीं से फिर लाइनस आए। लेनस ने टू किंगडम प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड किया, जिस किंगडम में उन्होंने एक किंगडम प्लांटे बनाया और एक किंगडम एनिमेलिया बनाया। दैट वाज डेवलप्ड इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, मतलब सब प्लांट्स और एनिमल्स तो उसमें प्रेजेंट थे, बट ये जो सिस्टम था इन्होंने क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। तो पहला डिस्टिंग्विश उन्होंने क्या नहीं किया था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट नहीं पता थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं पता था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्हें कोई भी सेपरेशन कंडक्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत इजीली डन किया, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उन्होंने क्या देखा कि डिडंट फॉल इन ईदर ऑफ द कैटेगरी। मतलब जो हमने ड्रॉबैक्स पढ़े, जैसे ड्रॉबैक्स के अंदर हमने बैक्टीरिया पढ़ा कि बैक्टीरिया को कहाँ रखे, ना तो प्लांट में रख सकते ना एनिमल्स के अंदर रख सकते। तो यही वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी हम कैटेगरी नहीं पहचान पा रहे थे। तो ये याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने आपको बोला था कि 200 साल तक तो हम यही यूज कर रहे थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। Beside gross morphology, a need was also felt including other characteristics like cell structure, nature of whole habitat, mode of nutrition, evolutionary relationships, etc. ये सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ पर कंडक्ट हो रही है, या आप बोल सकते हो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें इन चीजों को भी क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब भी हम क्लासिफाई कर रहे थे क्राइटेरिया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, तो एक किंगडम जो थे वो कांस्टेंट रहे, दैट इज अ प्लांट एंड द एनिमल किंगडम। तो hence undergo several changes of the time, हमने बहुत सारे चेंजेस किए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैज बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो सिस्टम रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैज बीन चेंजिंग। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग चेंजेस हुई कि आपको भी पता है हमने सबसे पहले किनको बाहर निकाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाला। फिर हमने देखा कि इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट अभी भी मिक्स है, तो हमने एक प्रोकैरियोट का मोनेरा अलग बना दिया था। फिर मोनेरा अलग बनाने के बाद हमें क्या लगा कि अरे नहीं, अभी भी ये सेपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोटिस्टा में अभी भी फंजाई थी जो हमारी क्या थी, हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप था। तो इस हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप को हमने कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप था और मल्टी सेलुलर था और काइटिन की सेल होती, इसको हम प्रोटिस्टा के साथ नहीं रख सकते थे। तो इसका R.H. विटेकर ने क्या कर दिया, एक सेपरेट किंगडम बना दिया। अब यहीं पर उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए, ही यूजेस द सेल टाइप, सेल टाइप को यूज किया। याद है प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट। सेल वॉल अगर याद हो, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो मोनेरा किसकी सेल वॉल थी, पेप्टिडो ग्लाइकेन की सेल वॉल थी। प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल है प्रेजेंट इन सम, बिल्कुल, जिसके अंदर आते हैं डाई एटम्स। सिलिका की सेल वॉल होती है डाइनोफ्लैजिलेट, जिनके अंदर सेलुलोजिक प्लेट होती है। एंड यूक्लिनोइड्स के पास भी सेल वॉल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की सेल वॉल होती है, जिसको हम ट्रू सेल वॉल तो नहीं बोलते, बट हाँ कहने में सेल वॉल आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल।
अब उसके बाद फंगाई के पास कैसी सेल वॉल है, काइटिन की सेल वॉल है। प्लांट के पास सेलुलोज की सेल वॉल है एंड एनिमल्स के पास सेलुलोज क्या है, एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं। तो इस तरह से मोनेरा का फीचर रहता है और बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप याद रखना कि मोनेरा से सिर्फ सेल का एक सिंगल सेल थी, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल होगी। फंजाई के अंदर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर फॉर्म आई, यहाँ पर सिंगल सेल हमारी किसकी थी, ईस्ट की थी, और अदर ग्रुप जो थे वो क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। पर मल्टी सेलुलर भी कैसा था, लूज टिश्यू था, ऐसे बाइंडेड या ऑर्गेनाइज टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। ऑर्गेनाइज टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म आई यहाँ पर प्लांट में, पर यहाँ के ऑर्गन्स कनेक्टेड नहीं थे। क्या फूड और वाटर सिस्टम वहां पर कनेक्टेड है? इन केस ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, या आप बोल सकते हो कि इस तरह से ऑर्गन सिस्टम नहीं आया था। ऑर्गन सिस्टम हमारा कहाँ पर आया है, एनिमल किंगडम में आया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, देखने से लग रहा है मैम हमने जब पढ़ा तो आपने बताया था प्रोटिस्टा इज हैविंग द हायर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वही है, क्योंकि प्रोटिस्टा के पास मिक्सोट्रोफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑल्सो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कंडक्ट करते हैं, जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा क्या है, ऑटोट्रोफिक मिलेंगे बिल्कुल। कीमोसिंथेटिक, ये इनका यूनिक फीचर है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, मोनेरा के अंदर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रोफिक, सेप्रो एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड इसमें मिलता है। फंजाई में मेजरली हेटरोट्रोफिक, सेप्रो एंड पैरासिटिक मिलता है। ऑटोट्रोफिक होते हैं प्लांट्स। यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैम देयर आर द प्लांट्स जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कस्टूटा बेल, अमर बेल का प्लांट होता है, बट बेटा हम इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनकी जो स्पीशीज है वो बहुत लेस है। मेजरली जो स्पीशीज रोल प्ले करती है हम उन्हीं को ही कंसिडर करते हैं। जैसे फंगस किंगडम है, मेजरली मल्टी सेलुलर है तो इसमें यूनिसेलुलर ईस्ट भी, बट बहुत लेस स्पीशीज है, इसलिए वो थोड़ा सा पैटर्न इसका नेग्लेजिबल की तरफ चला जाता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ऐसे एनिमल में तो है तो पैरासिटिक ग्रुप भी, लीवर फ्लूक हो गया या लीच हो गई, ये सारे एनिमल ग्रुप के अंदर आते हैं, ये पैरासिटिक मोड है। पर लिखा जाता है जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है ओनली और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट इसके बाद गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। यहीं पर हम एक बात पढ़ते हैं कि देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड द कार्ल वूस। साइंटिस्ट का क्या नाम था, कार्ल वूस। कार्ल वूस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। ही प्रोवाइडेड द थ्री डोमेन सिस्टम। ये थ्री डोमेन सिस्टम क्या था, अगर हम बात करें कि अगर हमारे जो दो सिस्टम्स प्रेजेंट थे, ऐसे जो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, तो अगर आप प्रोकैरियोट्स के अंदर दो डोमेन बना दे जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और यूकैरियोट्स हो गए हमारे, तो प्रोकैरियोट्स में दो डोमेन बना दिए गए, दैट कंटेन्स आर्किया एंड यूकैरिया। अब ये आर्किया यूकैरिया क्या है कि बैक्टीरियाज के अंदर ही हमें देखा कि एक बैक्टीरियाज बहुत यूनिक है जिनके पास एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की पावर है। दे हैविंग पावर टू लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की पावर है। और यूकैरियाज वो थे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करते थे, सर्वाइव करते थे। ये क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ 60s आर राइबोसोमल, आप बोल सकते हो 16s राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पर। यूकैरियोट्स में आपके सारे वो ग्रुप्स आगे, दैट इंक्लूड्स द फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया एंड योर्स प्रोटिस्टा, ऑल कम्स इन दिस द यूकैरियोट्स। तो यही से इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डोमेन सिस्टम बोलते हैं। तो यहीं पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स। किंगडम मोनेरा को उसने कितने डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स लिखा है। आप यहाँ पर मोनेरा भी लिख सकते हो, जिन्होंने दो डोमेन्स में इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन थ्री डोमेन एंड देयर बाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम इसको बोलते हैं। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये बन जाती है। Let us look this five kingdom classification and understand the issue that influence the classification system. Earlier classification include bacteria, ये सारे उन्होंने प्लांट के किंगडम में रख दिए थे, हम पढ़ चुके हैं। The character that unified this whole system that all organism including have cell wall in their cell, मतलब ये सिस्टम किसके बेसिस पर,
किसके बेसिस पर था कि लाइनस ने सेल वॉल को मेजर मानकर वो क्या दी थी, क्लासिफिकेशन दी थी। याद रखना लाइनस ने क्लासिफिकेशन करते हुए सेल वॉल को भी सेल वॉल के साथ साथ क्या कंसिडर किया था, ही कंसिडर्ड सेल वॉल के साथ उन्होंने क्या कंसिडर किया था, प्लस फोटोसिंथेटिक नेचर, प्लस उन्होंने स्टिमुलस के से ज्यादा फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और या फिर मोबिलिटी के बेसिस पर भी उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन को कंसिडर किया, which widely different in other characteristics. It brought together, हमने वहीं पर पढ़ा था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, जिसका हमने ब्लू ग्रीन एल्गे लिखा, with other group that was यूकैरियोटिक। आप अपने नोट्स को सामने रखकर देख सकते हो, वहां आपने लिखा होगा। Also it also group together unicellular and multicellular। मैंने क्या बोला था, प्लांट के ही एग्जाम्पल में उन्होंने ये डिफरेंस समझाया, दिस इज अ यूनिसेलुलर प्लांट, दिस इज अ मल्टीसेलुलर प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद वर प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गे, एल्गे के अंदर प्लांट में ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ में रखे हुए हैं। Next classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plants, इनको भी सेपरेट नहीं किया। Also shows a characteristic difference in the cell wall composition, बिल्कुल फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की बनी हुई थी, और इनकी ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट हुई है। When such characters under consideration, the fungi was placed in a separate group, उन्होंने सेपरेट ग्रुप बना दिया था, किन्होंने, RH विटेकर ने, ये याद रखना। हेकल ने हमारा कौन सा सेपरेट ग्रुप बनाया था, दैट सेपरेट ग्रुप इज किंगडम प्रोटिस्टा। कोपलैंड ने हमारा सेपरेट ग्रुप बनाया था मोनेरा, एंड RH विटेकर ने हमारा सेपरेट ग्रुप बनाया था किंगडम फंजाई। अब यहीं पर बात होती है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, बिल्कुल, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, इनको अलग निकाल दिया। बट किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल वर्ड है कि यहाँ पर क्लेमेडोमोनाज और क्लेरेला है, तो ये हमारे सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, पर इनको रखा गया इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप प्रोटिस्टा ड्यू टू इट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अर्लियर हमने देखा था कि एल्गे में रखे हुए थे विद इन अ प्लांट एंड हैविंग द सेल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आज के टाइम पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लाइडोमोनास और क्लोरेला प्रेजेंट है, पैरामीशियम और अमीबा। यहीं पर मैंने आपको एक क्वेश्चन के ऊपर इंसाइट किया था कि यहाँ पर याद रखना कि लाइनस ने इनको सेपरेट रखा था, लाइनस ने इनको क्या रखा था, सेपरेट रखा था, जबकि हैकल ने इनको क्या कर दिया था, दोबारा से अलग कर दिया था। सॉरी, यहाँ पर सेपरेट का मतलब ये है कि लाइनस ने पैरामीशियम और अमीबा को अलग एनिमल ग्रुप में रखा और क्लेमेडोमोनास और उसको अलग ग्रुप में रखा, पर हैकल ने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। बहुत बुरा किया, वेरी बैड। नेक्स्ट उसके बाद इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, it is put together organism which is in earlier classification were placed in the different kingdom। तो सब इधर उधर कर दिए ऑर्गेनिजम्स को। दिस हैपेंड, और ये लाइन याद रखना कि RH विटेकर से रिलेटेड ये लाइन लिखी हुई है कि it has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdoms। तो दिस स्टेटमेंट शुड बी रिमाइंडेड, क्योंकि हमें ये RH विटेकर के अकॉर्डिंगली हमें ये स्टेटमेंट समझा रहा है। This happened because criteria of classification changed, क्योंकि this kind of changes takes place in future depending upon improvement in understanding of characteristics और evolutionary relationship। याद रखना यहाँ पर ये पॉइंट अंडरलाइन रखना, स्टार मार्क कर लो कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आएंगे तो किसको बेसिस पर रखकर आएंगे, उनके करेक्टरिस्टिक में अगर कोई चेंज आता है और या फिर उनके इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड में कोई चेंज आता है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं। Over time, an attempt has been made to involve classification system which reflect, आज के टाइम पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल देखकर, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज देखकर, ऑल्सो फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप को देखकर क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन कंडक्ट किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट किंगडम्स। अब यहाँ पर डिफरेंट किंगडम स्टडी करेंगे जो RH विटेकर ने बताए और किस तरह के करेक्टर्स उन्होंने डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्या किए हैं, मेंशन किए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत अच्छे से ये पढ़ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे प्लस इंस्टाग्राम चैनल पर, तो डू फॉलो दीज चैनल्स, मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
थैंक यू सो मच।